नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हर बार की तरह आज फिर आपके सामने हूँ जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, अफवाहें कुछ भी चलें आपके आसपास, लेकिन आपको भटकना नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको सुनाई देती हैं कि ये हो रहा है, सरकार एग्जाम नहीं करवा रही है, वैकेंसी कम है, वैकेंसी ज्यादा है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा, मेरा दोस्त है जो इतना पढ़ता था उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा। ये सब अफवाहें हैं। ठीक है, इनको सीरियस नहीं लेना है। अब बस जरूरत सिर्फ एक चीज की है कि आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर आपने तैयारी करने का फैसला किया है तो वो आपका ही फैसला है और आप ही उसको मेहनत करोगे तो आप अचीव करोगे। आसपास जो सराउंडिंग्स है, जो पीयर ग्रुप है, उसमें क्या चल रहा है उसको ध्यान मत दीजिए। आपने अगर ठाना है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सीधी बात, सिलेबस आपके सामने, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर की बुक आपके सामने, समझ जाइए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस लेवल पे हमें पढ़ाई करनी है, और इतनी सी भी कसर मत छोड़िए। सिलेक्शन आपका अंतिम और मैं कहूं मजबूत तरीके से एक दृढ़ संकल्प सहित एक अंतिम प्रयास है ये आपका। तो ऐसे समझो आप यही साल अंतिम है, इसी में सिलेक्शन लेना है। समझ रहे हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही आखिरी है, मुझे ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं है, इसी बार करना है, जितनी मेहनत कर सकूंगा इसी बार कर लूंगा, कम से कम अपना पोटेंशियल तो पता लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की जो संविधान सभा थी, भारत की जो संविधान सभा थी, उसमें आपको पता है अलग अलग समितियां बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई गई थी, अलग अलग समितियां बनाई गई थी। तो उसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति। एक समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वो दोस्त कौन थे? वही थे अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब संविधान सभा, आपको पता है कि क्रिप्स प्रपोजल भी आया था भारत में, क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था, इसको रिजेक्ट कर दिया भारत में, इसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे कारण थे। एक कारण बोला जाता है कि जिन्ना को 2 स्टेट चाहिए थे और दो स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात तो कर ही नहीं रहा था, तो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कैबिनेट प्रस्ताव आया, कैबिनेट प्रस्ताव, तो फिर कुछ हद तक कहीं ना कहीं कम या ज्यादा सेटिस्फाई कर दिया लोगों को, तो फिर मान ली गई, तो संविधान सभा बनी। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए, इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, और वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो संविधान सभा वो बॉडी है जिसके 2 काम थे, एक तो भारत का संविधान बनाना, और दूसरा जब तक कि भारत में आम चुनाव ना हो जाए और संसद का गठन ना हो जाए लोकसभा का, तब तक संविधान सभा ही कानून बनाने का काम भी करेगी। और संविधान सभा जिस प्रकार पार्लियामेंट आज के टाइम पे राष्ट्रपति के चुनाव करवाती है, वैसे ही उस समय भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव भी संविधान सभा ने ही करवाया और एक एक्ट भी पास किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट।
वो भी संविधान सभा ने ही पास किया। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया भाई। आगे, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, ये हमने अभी देख लिया, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, जिसे भारतीय लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। भारतीय लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भारतीय लोगों की जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था, हाँ, लेकिन हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज, तो उसकी वजह से भी रिजेक्ट किया। प्लस इसमें ये था कि जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रहे, अपना संविधान खुद बना ले। और लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी कि पाकिस्तान अलग से अपना संविधान बनाएगा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए अलग बनाई जाएगी। तो जिन्ना को लगा कि इसमें हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम लोगों को लेकर और अलग पाकिस्तान देश बनाए, उसकी कोई चर्चा है नहीं इसमें। तो फाइनली रिजेक्ट कर दिया, है ना, तो फाइनली रिजेक्ट कर दिया। ये तो 1942 है। आगे देखिए, जो नियोलिथिक एज है ना, नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, इसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, इसी को कहते हैं न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो ये इसे किसके लिए जाना जाता है, नवपाषाण युग को किसके विकास के लिए जाना जाता है? एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई क्या इसमें, यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स, नोमैडिक लाइफस्टाइल, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो जो नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज, तो इसमें जो है कृषि की शुरुआत हुई। क्या हुई? कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कृषि के जो एविडेंस हैं, एग्रीकल्चर के जो एविडेंस है, साक्ष्य हैं, वो हमें कौन सी साइट से मिले हैं। नवपाषाण काल की वो कौन सी साइट है जहां से हमें कृषि के बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे जस्ट पिछली वाली क्लास में हमने वो डिस्कस किया है अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, जैसे अगर हम पूरा क्लासिफिकेशन देखें ना हिस्ट्री का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हिस्ट्री को देखो, एक तो हम बोल रहे हैं प्री हिस्ट्री, एक हम बोल रहे हैं प्री हिस्ट्री, और दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। ये अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं इसको। इसको आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और ये है आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। यहां देखें आप, तो ये जो प्री हिस्ट्री है ना, इसमें कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इसमें आ जाएगा पाषाण काल, पुरापाषाण। इसमें क्या आएगा? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण और चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, अब प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसके रिटन एविडेंस तो अवेलेबल हैं, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, इसके लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आते, हमें समझ नहीं आते, हम कैपेबल नहीं है इनको समझने में। तो इस टाइम पीरियड में हम हड़प्पा और वैदिक एज, वैदिक काल, इसको डालते हैं। इनकी स्क्रिप्ट तो लिखी है लेकिन हमें समझ नहीं आती।
हिस्टोरिकल में फिर इसमें लिखित साक्ष्य भी अवेलेबल है और हमें समझ में भी आते हैं, तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास आ जाएगा। ठीक है, तो नियोलिथिक एज में क्या हुआ दोस्त? एग्रीकल्चर की शुरुआत। फिर एक फेमस केव पेंटिंग है भीमबेटका, ये किस स्टोन एज से संबंधित है? क्योंकि देखो पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इन तीनों को मिलाकर हम इन्हें स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, है ना। इसे स्टोन एज, इसे मिडिल स्टोन एज, इसे न्यू स्टोन एज, इसे ओल्ड स्टोन एज, इसे मिडिल स्टोन एज, इसे न्यू स्टोन एज। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो भीमबेटका है, भीमबेटका, इसकी ये जो भीमबेटका गुफा है, यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती है। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफा चित्रकला किस शैली के युग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। तो भाई देखो, जो आवाज आ रही है ना, ठीक है, जो पैलेयोलिथिक एज है यानी कि पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इससे संबंधित है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका किसके संबंधित है? ए। तो भीमबेटका है कहां एक्चुअली? तो ये रायसेन में है, रायसेन यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान, कालाहारी डिजर्ट, थार डिजर्ट, गोबी डिजर्ट या सहारा डिजर्ट? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बताओ? तो हमने बहुत सुना है सहारा डिजर्ट। कौन सा? सहारा डिजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा डिजर्ट, द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आप भी इसको याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं हम, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके स्थान के बारे में सही रहेगा? जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। दो गोलार्धों में समझ गए होंगे आप, जैसे ये है, ये अर्थ है, तो जैसे ये वाली जो लाइन है, जैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये है 0 डिग्री लाइन, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कहेंगे इसको। ठीक है, ये जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहां से यहां तक का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और यहां से ये नीचे तक का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस लाइन को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश वाली लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन। तो ये तो होते हैं देखो लैटिट्यूड, ये इस तरफ ऐसे ऐसे ये होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड होते हैं यानी कि लेटे हुए। और ये जो है, ये जो लाइन है, ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है। तो ये इस प्रकार बनते हैं। इस प्रकार बनते हैं। ठीक है, क्लियर? तो येलो वाली जो लाइन है वो लैटिट्यूड वाली यानी कि अक्षांश रेखा है, और ये पिंक वाली है ये है देशांतर रेखा है। समझ गए? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो देखो भाई, यहां पे आप याद रखेंगे लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ा है इकोनॉमी का। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कोई डेटा नहीं है, जैसे कि रोड पे ठेला लगाने वाले, रेडी लगाने वाले, दुकान लगाने वाले, इनका कोई डेटा थोड़ी ना है, कहाँ कितनी सेल हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है। तो ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। हमें बतानी है कौन सी नहीं है, हमें बतानी है कौन सी नहीं है विशेषता।
तो ये तो विशेषता हो गई। दूसरा, हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, तो ये भी सही बात है हमारी इकोनॉमी की। अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी विथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि यहां उत्पादन का काम सरकार प्लस निजी कंपनी, सरकार प्लस निजी कंपनी दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। क्या दोनों करते हैं? उत्पादन का काम। उत्पादन का काम सरकार भी करती है, निजी कंपनी भी करती है, डी बोल रहा है। तो ये विशेषता है हमारी अर्थव्यवस्था की। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये तो सही है। हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो ये गलत है, सी गलत है। सी का मतलब है फुली प्लान्ड इकोनॉमी, पूरी तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नियोजित नहीं है, पूरी तरह से प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है हमारी। क्या नहीं है? पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है, सुनियोजित अर्थव्यवस्था नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। फिर है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित समस्याओं का सामना करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना ज्यादा करती है? कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने इन चार ऑप्शन में से? तो पहला है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लो इन्फ्लेशन रेट, लो इनकम डिस्पैरिटी, हाई सेविंग रेट। यानी कि कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है? तो भैया हमारे सामने, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने चैलेंज है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि उच्च बेरोजगारी दर। ये सबसे बड़ी समस्या है, उच्च बेरोजगारी दर। उच्च बेरोजगारी दर ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी अर्थव्यवस्था की। कारण, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्किल उतनी डेवलप हो नहीं पा रही लोगों के अंदर, तो काम भी कहीं देखने जाते हैं, काम भी नहीं मिलता है, फिर वो बेरोजगार रहते हैं। तो हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था फेस कर रही है वो है दोस्त क्या? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि उच्च बेरोजगारी दर। ठीक है। ये उच्च बेरोजगारी दर की वजह से भारत में युवा लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी का फॉर्म आता है तो उसमें धड़ाधड़ फॉर्म डाले जाते हैं। अब यहां देखिए आप, जैसे उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ, इसके वैकेंसी आई। कितनी वैकेंसी? करीब 400 प्लस वैकेंसी। फॉर्म कितने डाले गए? फॉर्म कितने डाले गए? करीब 11 लाख, 11 लाख फॉर्म डाले गए। ठीक है। वैकेंसी 400। अब तो बेरोजगारी दर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो। ठीक है। अभी इन्हीं का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। किस बात के लिए? क्योंकि आयोग, जो एग्जाम कराएगा आयोग, उसने नोटिस दिया है जस्ट 1 महीने पहले, क्योंकि 22-23 दिसंबर को एग्जाम है, तो 1 महीने पहले नोटिस दिया है कि अब ये परीक्षा 1 दिन की बजाय 2 दिन में होगी। आधे बच्चों का एग्जाम 1 दिन लिया जाएगा, आधे बच्चों का दूसरे दिन लिया जाएगा। फिर ये नॉर्मलाइजेशन का पंगा होगा, है ना? किसी दिन का पेपर इजी आ जाएगा, किसी दिन का टफ। तो कैसे एनालाइज करोगे इस चीज को? इसको लेके हंगामा कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में करवाया जाए एग्जाम। ठीक है भाई। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है इंडियन इकोनॉमी की? वो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी समस्या है। 19वां प्रश्न है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो बताया है शायद मैंने पिछली क्लास में, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एचटीटीपी का पूरा नाम है दोस्त हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एचटीटीपी का फुल फॉर्म है। बी आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक कंप्यूटर से सवाल है, कंप्यूटर टॉपिक है, उससे सवाल है ये
HTTP का फुल फॉर्म। तो आपको कुछ खास फुल फॉर्म है जो आपको याद रखने ही चाहिए, है ना। जैसे कि कुछ मैं आपको बताऊं, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP हो गया, HTML हो गया, www हो गया, है ना। और इसके साथ साथ अब मेमोरी में आ जाते हैं हम, तो रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, CD का फुल फॉर्म, TBD का फुल फॉर्म, LED का फुल फॉर्म, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार ये कुछ फुल फॉर्म है। ये तो एग्जांपल दिया है मैंने आपको, जो खास खास एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप में जो नाम लिखे हैं उनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर, टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस, टू मैनेज ईमेल अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कैसे? देखो, हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप पे कुछ भी है, उसमें दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरे को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो है जो किसी विशेष काम के लिए हम बनवाते हैं खुद। मान लो हमें स्कूल चलाते हैं हम, और हमें स्टूडेंट की फीस मैनेज करनी है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तुरंत बनवा लिया जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं। तो इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कई उदाहरण हैं, सब लोग अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस में आपका विंडोज भी आ जाएगा। हो सकता है आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप यूनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप मैक iOS इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? एंड्रॉयड वाले फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल के फोन में iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, चलो चलिए, तो यहां पे ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां पे देखो, आप सॉफ्टवेयर को हम दूसरी टाइप से भी क्लासिफाई करते हैं, CUI पर आधारित, और एक होता है GUI पर आधारित। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो CUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है जैसे कि MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें स्क्रीन काली दिखाई देगी आपको पूरी, और जो लिखेंगे वो कमांड टाइप करेंगे वो व्हाइट होगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट सॉफ्टवेयर होते हैं CUI वाले। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि विंडोज, सब कुछ कलरफुल दिखेगा, सब कुछ कलरफुल दिखेगा जैसे कि विंडोज में होता है। आइकन होंगे, फोल्डर होंगे, लिस्ट होगी, मेन्यू होंगे, सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर पर आधारित ये सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये हमने डिस्कस किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।